हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। दोस्तों आज का ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम आपके फिजिक्स के पूरे बुक का रिवीजन एक साथ करने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या थोड़ा बहुत इनकी तैयारी हुई है, सभी बच्चे इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके फिजिक्स के एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे बुक के एक साथ आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो शुरू करने से पहले सेशन को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है बेटा। सेशन बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे बुक का रिवीजन एक साथ, पूरे बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सभी को एक साथ जो है आज हम सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए बेटा वीडियो को लाइक कर दो। चलिए यहां से जो है ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम की अगर हम बात करें तो कूलाम का जो नियम है ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए आपका ये एक बिंदु आवेश Q1 है, ठीक, और ये आपका दूसरा बिंदु आवेश Q2 है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। कितनी है, स्मॉल r है। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल F होता है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल यानी कि Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल r² होता है। अब इन दोनों समीकरण को क्या करो, कंबाइन कर लो। तो दोनों समीकरण को जब आप कंबाइन करेंगे यानी कि समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। अब इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को यानी कि अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 बटे r²। जहां K क्या चीज है बेटा, जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक, क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक, नियतांक, ओके, जिसका मान कितना होता है, जल्दी से बेटा कमेंट सेक्शन में छापो, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, एकदम कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। अब यही मान K की जगह उठा के रख दो, तो ये F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1 Q2 और बटे में r², ठीक है। यही क्या है, कूलाम का नियम। यही क्या कहता है भाई, कूलाम का नियम है। और यहां पे जो एप्सिलॉन आया है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में भरो भाई। ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या है बेटा, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। क्लियर हो गया एकदम अच्छे से सभी का, पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से स्पष्ट हो गया। बाकी जो लिखने वाला कॉन्सेप्ट है वो तो आप सब जान ही रहे हैं, ठीक है। तो पूरे बुक का फास्ट रिवीजन इसी तरीके से एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए हम करेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ, आगे बढ़े अगला सवाल। अगले क्वेश्चन पे आए, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र क्या है भाई, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई आवेश है, यहां पे मान लीजिए कोई आवेश पहले से रखा हुआ है, ठीक है। तो इस आवेश के चारों तरफ अगर हम किसी भी परीक्षण आवेश को लाएंगे तो ये आवेश क्या करेगा, उस परीक्षण आवेश पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा। वो परीक्षण आवेश क्या करेगा, एक बल लगाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए जैसे मान लीजिए ये इसका पूरा एरिया हो गया, बाउंड रीजन हो गया, यहां पे मान लीजिए +Q कूलाम का आवेश है। अब इस एरिया के अंदर मान लीजिए यहां पे अगर हम किसी आवेश को रखते हैं Q0, तब ये इस पर बल लगाता है, और यहां रखते हैं तब इस पर कोई बल नहीं लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक आप बेटा चुंबक ले लो। क्या ले लो, एक चुंबक ले लो, ठीक।
अब इस चुंबक के पास में आप लोहे के छोटे टुकड़े को यहां रखिए, ये चुंबक क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। थोड़ा और दूर रखिए, फिर खींच लिया, थोड़ा और दूर रखा, फिर खींच लिया। लेकिन ऐसे थोड़ा थोड़ा दूर करते करते एक ऐसा निश्चित पॉइंट आ जाता है जहां पे रखने पर ये चुंबक इसको क्या करता, खींच नहीं पाता, यानी कि इस चुंबक का प्रभाव यहां तक नहीं पहुंच रहा। तो ऐसे ही इस चुंबक के चारों तरफ हम वो रीजन फाइंड कर लेते हैं, वो एरिया निकाल लेते हैं जहां तक चुंबक का क्या होता है, प्रभाव रहता है और उसके बाहर नहीं रहता है। तो अब ये जहां तक इसका प्रभाव है, ये पूरा एरिया इसका क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से यहां चुंबक की जगह आवेश की बात हो रही है और लोहे के टुकड़े की जगह आप परीक्षण आवेश रखेंगे। अब बात समझ में आ गई। तो अब इसी को परिभाषा बनाकर अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, चलिए बताते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी परीक्षण आवेश को रखने पर, किसी परीक्षण आवेश को रखने पर परीक्षण आवेश अपने ऊपर वैद्युत बल का अनुभव करता है। किसका, वैद्युत बल का अनुभव करता है, ठीक है। चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है बेटा। और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और इसका जो मात्रक होता है कितना होता है बेटा, जल्दी से बताओ, इसका मात्रक कितना होता है, कमेंट सेक्शन में एकदम से बताइए भाई। इसका मात्रक यानी कि ई का जो मात्रक है वो कितना होता है, न्यूटन बटे कूलाम। क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम होता है। और इसकी विमा अगर हम आपसे पूछ लें तो विमा क्या होती है, विमा ऊपर न्यूटन है, न्यूटन की विमा क्या होती है, mL(10⁻⁻²) और नीचे क्या है, कूलाम, कूलाम की विमा होती है 80। अब इन सबको क्या करो, सॉल्व कर लो, यानी कि ये हो जाएगा mL(10⁻³ A⁻⁻1), ठीक है। यहां पे देखो नीचे 80 है, ऊपर जाएगा -t हो जाएगा, यानी कि -1 और -2 पहले से है, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, और जो नीचे है 1, ठीक है, a ये ऊपर जाएगा, A⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये इसकी बीमा हो गई। सभी को बात समझ में आ गई, एकदम अच्छे से स्पष्ट हो गया। और इसके अगर हम फार्मूले की बात करें, यानी कि अगर मान लो यहां से r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां पर आपसे अगर तीव्रता पूछ ली जाए तो E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q बटे r²। ये इसकी तीव्रता होती है, ये इसकी क्या होती है, तीव्रता होती है, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, ओके, क्लियर है। अच्छा, एक की पॉइंट, एक एकदम मजेदार की पॉइंट जरा ध्यान दो एकदम, ठीक है। की पॉइंट जो आपको हम बता दे, आप लाइफ टाइम फार्मूला नहीं भूलोगे। मात्रक आपको याद है, मात्रक क्या है, न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन किसका मात्रक होता, बल का, यानी बल में किससे भाग दिया गया है, आवेश से। बल में किससे भाग दिया गया है, आवेश से। तो भैया यहां पर कोई आप परीक्षण आवेश रख लो Q0, और इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल अगर आप निकाल लोगे, मान लो यहां अगर हम Q0 का ये रख दे रहे हैं Q0, तो यहां पे यह बराबर क्या हो जाएगा, Q0 बटे r²। अब आपको चाहिए क्या, E निकालने के लिए यहां किससे भाग दिया गया, नीचे क्या है, कूलाम यानी आवेश से, परीक्षण आवेश से भाग दे दो, इसी में Q0 से भाग लगा दो, ठीक है। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट आपका फार्मूला आ जाएगा। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र
अब आपको याद होगा किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है दो कंडीशन में निकाला जाता है, एक अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। और जल्दी से बताइए भाई अक्षीय स्थिति में फार्मूला क्या, निरक्षीय स्थिति में क्या? डेरिवेशन की सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन यही मैंने आपको कराया था, जल्दी से बताइए। पहला, अगर हम बात करें अक्षीय स्थिति की तो अक्षीय स्थिति में कितना होता है वैद्युत क्षेत्र? E बराबर 1/4πε0 2p बटे r3, जहां जो P है, P क्या है? द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। P जो है वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। P जो है वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। और यही अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें, करेक्ट बेटा, निरक्षीय स्थिति, और इसका जो मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा? न्यूटन बटे कूलाम, ठीक है। मात्रक आपका न्यूटन बटे कूलाम, ओके। E बराबर 1/4πε0 p/r3 न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, ठीक है। यहां भी P वही है, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, और P बराबर होता क्या है? P बराबर होता है 2qL। क्या होता है? 2qL, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। क्या होगा? कूलाम मीटर, ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसका डेरिवेशन सभी को आ रहा ना? बहुत बढ़िया, गुड। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट। अच्छा देखिए, सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है 10 दिसंबर को, तो सभी लोग 10 दिसंबर को, ठीक है, शाम 7 बजे जरूर जो है रेडी रहिएगा। लाइव आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है और स्पेशल धमाका है। किस खुशी में? शुभम क्लासेस के 15 लाख फैमिली कंप्लीट होने में, यानी हमारी और आपकी ये जो, ठीक है, हम सभी शुभम क्लासेस टीम और आप सबका ये जो छोटा सा प्यारा सा चैनल है शुभम क्लासेस, इसमें टोटल 15 लाख सदस्य हो चुके हैं, ठीक है। तो उसकी खुशी में आप सभी लोगों के लिए काफी कुछ सुनहरा ऑफर जो है और आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल चीजें जो है 10 दिसंबर को होने वाली हैं। तो सभी बच्चे जो है लाइव जरूर रहिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो बच्चे ब्रह्मास्त्र बैच में नहीं जुड़े हैं, ठीक है, वो बैच में जुड़े, क्योंकि इस बैच के अंदर आप सभी लोगों के लिए पूरे हर एक सब्जेक्ट का 45 दिन में तैयारी कराई जा रही है। बैच में आपको कैसे जुड़ना है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, एकदम डिटेल में। पहले आप क्वेश्चन पर फोकस करें। अगला क्वेश्चन बेटा, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। जैसे मान लीजिए अगर ये आपका कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, ये चीज आपसे निकालना है। जैसे मान लो ये आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर आपका माइनस क्यू आवेश है। इनके बीच की जो दूरी आप जानते हैं, द्विध्रुव के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? 2l होती। कितनी होती है? 2l होती है, ठीक। किस कोण पे रखा गया है? तो हम मान लेते हैं बेटा थीटा कोण पर रखा गया। कितने कोण पर? थीटा। अब इसको सोचो, इसको इस तरीके से घुमा दिया जाता थोड़ा सा, और ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, डी थीटा कोण अगर हम इसको क्या करें? घुमा दें, तो इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाने में जो किया गया कार्य होगा W, उसका फार्मूला क्या आता है? W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, या मेन फार्मूला अगर आपसे थीटा कोण पूछे तो W बराबर PE 1 माइनस cos θ, 1 माइनस cos θ। यह है θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य। ये जो है θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य, इसका मात्रक क्या होगा? जूल, ठीक है। और ये कितना कोण? अगर थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य पूछेगा तब ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। आगे बात समझ में एकदम अच्छे से क्लियर है। अब ये भी क्वेश्चन आप सभी लोगों को अभी जल्दी रिसेंट में डेरिवेशन की सीरीज में कराया था, याद है? हो जाएगा ना? बहुत बढ़िया, गुड। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पर। अगला देखिए भाई, गॉस के नियम और उसके अनुप्रयोग। गॉस के नियम और उसके अनुप्रयोग। तो गॉस के नियम और उसके अनुप्रयोग अभी रिसेंट में कराया। तो गॉस का नियम क्या कहता है भाई? किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित
कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई जो होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। ये है गॉस का नियम, ठीक है। और इसका जो मात्रक होगा, मात्रक क्या होता है भाई आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। और इसके 4 अनुप्रयोग हमने आपको बताए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, पहला अनुप्रयोग मैंने क्या बताया था, दूसरा क्या बताया था, तीसरा क्या बताया था और चौथा क्या बताया था। पहला था कूलाम के नियम की उत्पत्ति, दूसरा था अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना था, 1/2πε0 लैम्डा बटे r। अगला क्या था, समतल चादर वाला सिग्मा बटे 2ε0, ठीक। चौथा क्या था, चौथा खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो ये 4 अनुप्रयोग हमने आपको कराए थे, याद है सभी को। चलिए आगे बढ़े बेटा अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन, वाह, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान कितना होता है, ठीक है। तो वैद्युत विभव जिस तरीके से द्विध्रुव के कारण वैद्युत की तीव्रता निकाली जाती है, ठीक है, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस तरीके से निकाली जाती है, ठीक उसी तरीके से यहां पे वैद्युत विभव निकाला जाता है। बस याद रखना बेटा, अंतर क्या है, अगर वहां आप प्लस वाला आवेश लेते हैं तो उसकी वजह से जो विभव आता है वो प्लस में, माइनस वाला आवेश होता है तो उस माइनस की वजह से जो विभव आता है वो माइनस में, ठीक है, फिर दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे। तो विभव V बराबर कितना आता है, 1/4πε0 P/r², और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए आइए इसको डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। देखिए, जैसे मान लो ये बेटा आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक। चलिए हमने मान लिया ये आपका वैद्युत द्विध्रुव AV है, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2L है, कितनी, 2L है, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट मान लिया गया O है, क्या है, O है। अब इस सेंटर पॉइंट O से, ठीक है, R दूरी पर यहां कोई बिंदु P है, R दूरी पर यहां कोई बिंदु P, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, R। इस बिंदु P पर हमें मान लो विभव निकालना है, ये अच्छी स्थिति की हम बात कर रहे हैं बेटा, ठीक। मान लेते हैं यहां पे आपका +Q कूलाम का आवेश रखा हुआ है और यहां पे -Q कूलाम का आवेश रखा हुआ है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर ये मध्य बिंदु है और टोटल लंबाई 2L है तो L लंबाई इधर हो जाएगा, ओके, और L लंबाई इधर हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत। अब आप जानते हैं कि किसी भी आवेश, जैसे मान लो ये आपका कोई आवेश है, इससे R दूरी पर अगर यहां कोई बिंदु P है तो यहां पे जो विभव होगा वो कितना होगा, 1/4πε0 और Q/r, ये विभव होगा। यानी कि जहां आवेश है वहां से दूरी हमें चाहिए, तो हमें दूरी सेंटर से दिया है लेकिन दूरी आवेश से। अब आपके पास 2 आवेश हैं तो एक बार +Q है, एक बार -Q, तो इसके कारण तो सबसे पहले ये वाला दूरी निकालो, +Q से इसकी दूरी, तो +Q से जो इसकी दूरी यहां से यहां तक होगी वो कितनी हो जाएगी, R - L हो जाएगी। कैसे, देखो यहां तक R है, हमें सिर्फ चाहिए इतना, तो इतना अगर हम निकाल दें तो हमें दूरी मिल जाएगी, इतना है कितना, L, ठीक है, तो R - L। और टोटल यहां से देखा जाए तो यहां से देखा जाए, अगर हम यहां से दूरी देखें तो यहां से R + L हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाले आवेश से अगर देखा जाए, ओके। अब दोनों प्लस और माइनस से आवेश मिल गई, तो प्लस वाले के कारण जो विभव होगा VB वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 और Q/R - L, ठीक। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। और इस -Q के कारण जो विभव होगा VA, ये हो जाएगा। अब यहां माइनस आवेश है तो इसके कारण जो विभव होगा वो माइनस हो जाएगा, ये 1/4πε0 और -Q/R + L, ये माइनस आपका आ जाएगा बाहर, तो -1/4πε0 Q/R + L, ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 2। बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा, VB और +VA, दोनों को जोड़ लो, ठीक।
ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में, दोनों घट जाएंगे, घटा के सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा यही आपका आंसर आएगा बेटा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आगे, बोलो जल्दी हाँ या ना कमेंट सेक्शन में बताओ। अब आगे सॉल्व कर लोगे, चलो हम मान भी रख दे रहे हैं। v बराबर हमने क्या कहा, vb प्लस va, ठीक है, vv का मान कितना भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r माइनस l। ठीक, उसके बाद क्या बीच में प्लस, और ये इसका मान है माइनस, प्लस माइनस मिलके हो गया माइनस, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r प्लस l। ठीक है, अब जो कॉमन है उसे कॉमन ले लो, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, यहां बचा 1/r माइनस l और यहां बचा 1/r प्लस l। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। अब इसे खटाक से सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, अब हो जाएगा, बहुत बढ़िया बेटा, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, जल्दी बोलो। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो किसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। अब यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है किसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। तो अगर हम बात करें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, U बराबर क्या होता है, ठीक है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, Q1 Q2 बटे R। ये आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है। जैसे मान लीजिए अगर दो आवेशों का कोई निकाय है तो ये उसके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। ठीक, अगर तीन बिंदु आवेश का कोई निकाय है, मान लेते हैं एक आवेश यहां है Q1 और दूसरा आवेश यहां है Q2। अब इस तरीके का जो सिस्टम या जो निकाय बन रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा ये है। अगर मान लो हमारे पास तीन आवेश है, ठीक है, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ठीक है, इनके बीच की दूरी R12, इनके बीच की दूरी यहां से देखा जाए R13। ठीक है, अब देखिए, तो इस निकाय या इस सिस्टम की जो स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगी वो क्या हो जाएगी। सबसे पहले इन दोनों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा निकाल लो, इस सिस्टम की, फिर इस सिस्टम की, फिर इस सिस्टम की, फिर तीनों को जोड़ लो। ठीक है, आगे बात समझ में। यानी कि एक बार क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 को फिक्स करो, ये हो जाएगा, ठीक है, Q1 Q3 बटे R13 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटे R23। ठीक है, यानी इनके बीच की दूरी R23। देखो ये एक सिस्टम बना, इसकी ये स्थितिज ऊर्जा। अब यहां पे देखो तीन सिस्टम बन रहे हैं, एक ये और एक ये वाला सिस्टम Q1 Q3, तो ये वाला जो स्थितिज ऊर्जा होगा ये वाला होगा Q1 Q3, एक देखो Q1 Q2 ये वाला हो गया, और एक देखो Q2 Q3 ये वाला हो गया। ठीक है, सबको जोड़ लिया गया। ओके, आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल। अगला बेटा समांतर प्लेट संधारित्र, और अभी कल के सेशन में मैंने आप सभी को कराया था ना, याद है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A और डिवाइडेड बाय D। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है और इसका जो मात्रक होता है वो फैरेड होता है। क्या होता है भाई, फैरेड होता है। और बीमा आप सब बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए बीमा आप लोग बताइए कैलकुलेट करते हुए। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो संधारित्र की संचित ऊर्जा U बराबर क्या होती है, हाफ CV², जहां C क्या है, संधारित्र की धारिता है, C जो है संधारित्र की धारिता है। ठीक, और V क्या है, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव, संधारित्र के प्लेटों के बीच विभव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगला सवाल, मात्रक क्या होगा भाई, ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, चलिए, और जूल है तो जूल की बीमा क्या हो जाएगी भाई, बीमा mL² T⁻²।
ठीक है, ये आपकी बीमा हो गई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल। एक बार बेटा आप लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, फटाफट आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार सेशन को अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे सेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। नेक्स्ट अगला सवाल, अनुगमन वेग तथा धारा में ये बेटा संबंध है, और अभी कल ही हमने प्रूव कराया था ना, बोलो याद है? I बराबर NEAVD, जहां पे N क्या है? तार के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, VD क्या है? VD जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग क्या है? और A क्या है? तार की मोटाई या तार के अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल, तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल। याद है बेटा? क्लियर है? और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश उपस्थित है उसका ये मान है। ठीक है, क्लियर? चलिए लाइक शेयर करते रहे बेटा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। हो जाएगा ना, अभी कल ही कराया था। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ये भी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी। हो जाएगा ना? कमेंट सेक्शन में, लाइव में नहीं, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। हो जाएगा हाँ या ना? अभी कल ही हमने कराया था। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, हो जाएगा, गुड। चलिए अगला सवाल, किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम की अगर हम बात करें तो बेटा किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला है इनका धारा का नियम, ठीक है, धारा या जिसे हम लोग संधि का नियम कहते हैं। पहला है संधि का नियम, ठीक। और संधि का नियम क्या कहता है कि जैसे मान लो ये हमारा कोई भी जोड़ है, ठीक है, संधि का मतलब जोड़ यानी कि जंक्शन। यहां पे कुछ धाराएं इसकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, और कुछ धाराएं इससे दूर जा रही हैं, ठीक। जैसे मान लो ये I1, ये I2, ये I3, ये तीन धाराएं संधि की ओर जा रहे हैं। जैसे मान लो ये आपका संधि है, पॉइंट O है, ठीक, और कुछ धाराएं इससे दूर, यानी इनका मुंह इससे दूर जाने की ओर है। ये मान लेते हैं I4 है, ये I5 है, ये I6 है, और ये I7 है, ठीक है। ये धाराएं क्या हो रही हैं? संधि से दूर जा रही हैं। तो इन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा के बराबर होगा। अब आने वाली धाराएं कितनी है? तीन धाराएं आने वाली हैं, यानी कि I1 प्लस I2 और प्लस I3, ये तीन आने वाली हैं। ये किसके बराबर होंगी? जाने वाले की, I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7। अब सबको अगर एक साथ कर लोगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 माइनस I7 बराबर 0। या इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो समेशन I बराबर 0। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम संधि की ओर आने वाली धारा को प्लस लिखते हैं और जाने वाली को माइनस, ठीक है, क्योंकि जो हमारी दिशा में आ रही हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, यानी जो हमारे खाते में पैसे आ रहे हैं उसे हम प्लस में लेंगे, और जो हमारे खाते से बाहर जा रहे हैं उसे हम क्या करेंगे? माइनस में लेंगे। तो वही काम यहाँ है, ठीक। जो धारा आ रही है उसे हम प्लस में ले लिए, जो दूर जा रही है उसे हमने माइनस में ले लिया, और फिर सभी का योग किया तो टोटल किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। यही संधि का पहला नियम है, ठीक है। आगे बात समझ, किरचॉफ का यही पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है भाई? दूसरा नियम है बंद पास का नियम। दूसरा बंद पास का नियम है। यह बंद पास का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पास में लगे हुए प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा का गुणनफल उस बंद पास में लगे हुए सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए, एक सिंपल शब्दों में हम समझा दे रहे हैं,
मान लेते हैं ये आपका कोई प्रतिरोध है, ठीक, यहां पे आपका कोई सेल लगा हुआ है, इस सेल का विद्युत वाहक बल मान लेते हैं कितना है, V, ठीक, और इस सेल के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो क्या रूल कहता है, किसी बंद पास में, ये पूरा देखो क्लोज है ना, बंद है चारों तरीके से, तो वही है, किसी बंद पास में लगे हुए प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा, और उसमें बहने वाली धारा का गुणनफल उस बंद पास में लगे हुए सेल के या उस बंद पास में लगे हुए विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यही है। अब इस बंद पास में एक प्रतिरोध लगा है R, इसमें कितनी धारा बह रही है, I, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, लगे हुए सेल के विद्युत वाहक बल यानी V के बराबर होगा, ठीक है, यही है। आगे बात समझ में, यही जो है। अब इसी को आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेंगे तो अलग समीकरण आएगा, सिंपल सर्किट हमने लिया है तो सिंपल समीकरण आया है, और इस सिंपल समीकरण को अगर आप देखो तो ये ओम के नियम को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। ओम का नियम यही है ना, V = IR, वही चीज है, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर हम यहां थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेंगे तो क्या होगा, समीकरण अलग बनेगा, लेकिन हमारा पूरा मोटिव क्या है, चीजों को समझना। अगर हम सिंपल चीजें समझ सकते हैं तो फिर सिंपल से धीरे धीरे कठिन की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है आपका व्हीटस्टोन सेतु। अब व्हीटस्टोन सेतु की अगर हम बात करें तो व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है कि अगर कोई भी व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है तो इसके संगत जो प्रतिरोध आपके लगे हुए होते हैं, इसमें क्या होता है, 4 प्रतिरोध होते हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के द्वारा जुड़े हुए होते हैं इस प्रकार से, ठीक। और इनके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है जी, ओके। यहां पे इस प्रकार से बैटरी लगी हुई होती है, प्लस माइनस। अगर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ठीक है। तो अगर ये संतुलन की अवस्था में होते हैं तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई धारा नहीं बहती है। तब क्या होता है, संगत भुजा यानी कि P/Q = R/S, यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सदैव बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का स्टेटमेंट है और यही इसका सिद्धांत है। यही इसका क्या है, सिद्धांत है कि अगर, ठीक है, और इसमें भी किरचॉफ के सेकंड नियम को अप्लाई करके ये प्रूफ आसानी से किया जा सकता है। जैसे देखो कैसे, ध्यान से समझना, 2 लाइन में एकदम सिंपल सा प्रूफ है बेटा, ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये आपकी बैटरी लगी हुई है, इसका विद्युत वाहक बल कितना है, V है। यहां से कोई करंट निकली I, ठीक। अब ये करंट यहां जैसे पहुंचेगी 2 भागों में बढ़ गई, यहां I1 हो गया, यहां I2 हो गया, ठीक। फिर यहां आ गई, ये I2 हो गई, और यहां आ गई, ये I1 आ गई, ठीक। ये ऐसे, क्योंकि संतुलन की कंडीशन में इसमें धारा जाएगी नहीं, सीधे इसमें आ जाएगी। अब देखो भाई, किरचॉफ का नियम लगा लो, ये बंद पास 1 हो गया और ये बंद पास 2 हो गया। तो बंद पास 1 में पहले रूल लगाओ, क्या कहता है, ये प्रतिरोध और इसमें बहने वाली धारा, तो P में धारा कितनी है, P × I1, ठीक। दूसरा प्रतिरोध आपका R है, इसमें धारा कितनी है, I2 है। अब देखो I1 और I2 दोनों अपोजिट दिशा में है, यानी एक इस ऊपर की ओर जा रही है, दूसरा नीचे की ओर जा रही है। तो अगर एक को प्लस रखोगे तो दूसरे को माइनस रखना पड़ेगा, तो यानी यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये I2, ये बराबर हो गया 0,
ठीक, अब इस माइनस को भेज दो उधर, P गुणे I1 बराबर R गुणे I2, ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके से बंद पास 2 में रूल लगा लो, बंद पास 2 में Q गुणे I1, ठीक। उसके बाद यस गुणे, अब देखो एक धारा ऐसे आ रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, यानी जब दोनों ऐसे क्रॉस करेंगे तो फिर दोनों की दिशा अपोजिट हो जाएगी, तो यानी ये वाला I2 वाला माइनस हो जाएगा, तो यहां माइनस आ गया बाहर, ठीक, बराबर क्या हो गया 0। तो इसको क्या लिख देंगे, Q गुणे I1 बराबर S गुणे I2, ठीक है। अब ये बेटा आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण 1, 2 से 1 में भाग कर दो, यहां भाग कर दो, तो यहाँ Q गुणे I1 और यहाँ S गुणे I2। अब देखो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, यानी हमें मिल गया P बटे Q बराबर R बटे S, ठीक है। प्रूफ हो गया आसानी से 2 लाइन में। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल नेक्स्ट। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है। जैसे मान लो ये दो समांतर धारावाही चालक तार है, ठीक, इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी लंबाई अगर हम मान लें L है, कितनी है L, इनके बीच की दूरी अगर मान ली जाए कितनी है R है, तो इसके एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है वो F अपान L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 I2 बटे R, I1 I2 बटे R, ठीक है। यानी कि म्यू नॉट अपान 2 पाई गुणे पहले तार में बहने वाली धारा गुणे दूसरे तार में बहने वाली धारा और बटे दोनों तारों के बीच की दूरी, बटे दोनों तारों के बीच की दूरी, यही फार्मूला होता है। मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में हाँ या ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। बेटा सेशन को आप लोग लाइक शेयर करते चलें। अगला बायो सेवर्ट का नियम, जैसे सिंपल सा बायो सेवर्ट का नियम है। जैसे मान लो ये कोई चालक तार है, इस चालक तार में मान लेते हैं I धारा प्रवाहित हो रही है, तो बायो सेवर्ट का कहना है कि अगर हम किसी चालक तार में कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान लो इस चालक तार से R दूरी पर यहां कोई पॉइंट P है, ठीक है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो इसके लिए क्या होगा, तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी चालक तार में बहने वाली धारा अगर I है और चालक तार से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, तो यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। और अगर चालक तार की लंबाई आपकी क्या है, मान लेते हैं ये चालक तार छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं DL, सूक्ष्म लंबाई, तो ये क्या हो जाएगा, सूक्ष्म क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र dB प्रोपोर्शनल लंबाई के, और इसके बीच जो कोण बन रहा है उसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, और जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब सभी को जोड़ दो, सभी को क्या करो, जोड़ दो, तो V प्रोपोर्शनल क्या हो गया, I dl साइन थीटा बटे R स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दो, dV बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये कांस्टेंट होता है, I dl साइन थीटा बटे R स्क्वायर। यही क्या है, बायो सेवर्ट के नियम का फार्मूला, यही क्या है, बायो सेवर्ट, ठीक है, बायो सेवर्ट का क्या है फार्मूला, क्लियर है। मात्रक वेबर, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर हम किसी चालक तार में I धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उस चालक तार से R दूरी पर स्थित अगर कोई बिंदु P है, तो यहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और चालक तार तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जाके अनुक्रमानुपाती और चालक तार तथा बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह समीकरण 1 2 3 4 बन गया, फिर चारों समीकरण को जोड़ लिया गया, ये चीज आ गया, ठीक है। ओके आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। जैसे मान लो अगर ये हमारा कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, अब एक ऐसे बड़ा सा गोला हम बना दे रहे हैं, मान लेते हैं इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसके अंदर कोई Q कूलम का
कितने? क्यू कूलाम का आवेशित कण v वेग से गति कर रहा है। कितने वेग से? v वेग से गति कर रहा है। तो इस पे लगने वाला जो बल होगा F, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? चुंबकीय क्षेत्र के। और किसके? सीधे सीधे क्या डायरेक्टली देते हैं, F बराबर क्या हो जाएगा? क्यू वी वी साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? ये जो आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र से किस कोण पर गति कर रहा है? मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र अगर लंबवत नीचे की ओर है, मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है, ये कितने कोण पर गति कर रहा है? थीटा कोण पर गति कर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हुआ? यहां तक आगे आए, अगला सवाल नेक्स्ट। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बलागुण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बलागुण, तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई लूप रखा गया है, जैसे मान लो ये एक चुंबक इधर है, एक चुंबक इधर है, ठीक, इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसके अंदर हम कोई लूप रख देते, चाहे आयताकार रखो या वृत्ताकार। मान लो हमने ये आपका एक आयताकार लूप रख दिया, ठीक है, ए वी सी डी। अब इस लूप पर लगने वाला जो बलागुण होगा टाउ, वो इस लूप में बहने वाली धारा आई, ठीक, इस लूप में लपेटे गए फेरों की संख्या n, इस लूप का क्षेत्रफल a, और चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस सभी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि टाउ बराबर, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एन आई ए बी। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एन आई बी। ठीक है, बोलो आगे बात समझ में क्लियर हुआ सभी का? किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी आवेशित कण, कोई भी अगर आपका धारावाही लूप रखा गया है और उस लूप में अगर n फेरे हैं, कितने फेरे हैं? n फेरे हैं, तो उस लूप पर लगने वाला जो बलागुण टाउ होगा वो किसके बराबर होगा? लूप में फेरों की संख्या गुणे लूप में बहने वाली धारा और लूप के क्षेत्रफल तथा चुंबकीय क्षेत्र, इन सभी का जो गुणनफल होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, आगे बात समझ में एकदम अच्छे से पॉइंट समझ में आया? ये सारी चीजें ठीक है एकदम इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये सेम टू सेम ऐसे ही आपको नहीं लिखना, ये हम आपको रिवीजन के तौर पे समझा रहे हैं कि ऐसे होता है। ठीक है, और इसका प्रूफ कैसे है? जो डेरिवेशन की सीरीज आपकी चल रही है उस सीरीज में एक एक पॉइंट को पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कि एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम आपको क्या कर रहे हैं? क्विक रिवीजन जो है आपका करा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर। तो अगर इन पदार्थों में अंतर की हम बात करें तो यहां पे ध्यान से देखिए भैया, क्या होता है? जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में एकदम मामूली, यानी कि एकदम हल्का सा, मामूली का मतलब हल्के से चुंबकित होते हैं। ठीक, और जो अनचुंबकीय पदार्थ होते हैं, देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्के से चुंबकित होते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्के से चुंबकित होते हैं। और जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनको जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो ये अच्छे से, यानी कि प्रबल रूप से, मजबूती से चुंबकित होते हैं। किस दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया। अगला है चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इसमें जो चुंबकत्व का गुण आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, ये समाप्त हो जाता है। ठीक, इसमें भी क्या होता है? अनुचुंबकीय में भी समाप्त हो जाता है, लेकिन लौह चुंबकीय में समाप्त नहीं होता है बल्कि देर तक बना रहता है। ठीक है, तीसरा है ये पदार्थ किसी चुंबक के सिरे के समीप ले जाने पर थोड़ा सा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। ठीक है, कौन से बल का? प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। और ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ है ये क्या होते हैं? स्ट्रांगली, यानी मजबूती से आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, ये अंतर है। तो इस तरीके से देखिए पूरे अंतर यहां पे लिखे हुए हैं। क्लियर है? हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या भाई? अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरण गुणांक की अगर हम बात करें तो L बराबर होता है -E डेल्टा I अपान डेल्टा T।
ठीक है, यानी कि अगर इसमें हम धारा परिवर्तन की दर कुंडली में एकांक कर दें, एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, और वहीं अन्योन प्रेरण गुणांक यम की अगर हम बात करें, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट, माइनस ई डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। इसमें क्या होता है, यदि हम दूसरी कुंडली में, यदि हम, बस यहां कुंडली बदल जाएगा, यदि हम दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक कर दें तो धारा परिवर्तन की दर एकांक होने के कारण, ठीक है, पहली कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अन्योन प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए, ये फार्मूला है और इस फार्मूले से हमें क्या करना है, डेफिनेशन बनानी है। ठीक है, बन जाएगा, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अगला, एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति के लिए व्यंजक। एलसीआर परिपथ की अगर हम बात करें तो अनुनाद की कंडीशन में जो आपका, ठीक है, एक्सेल होता है, यानी कि प्रेरकीय, ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये क्या होता है, ओमेगा एल होता है और ये क्या होता है, ओमेगा सी। ओमेगा को इधर ले आओ, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, एल यहां गुणे में इधर जाएगा भाग में। ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√LC। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई इंटू एफ, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, 1/√LC। अब यहां से अगर आपसे आवृत्ति पूछ लिया जाए तो 1/2 पाई √F, सॉरी, L इंटू सी। ये जो है अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है, यही क्या है, अनुनादी आवृत्ति। ठीक, क्लियर है एकदम अच्छे से। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल। नेक्स्ट, शक्ति गुणांक, जनित्र तथा ट्रांसफार्मर। शक्ति गुणांक की अगर हम बात करें, शक्ति गुणांक क्या होता है, तो जो cos फाई होता है, cos फाई बराबर R/Z, जहां R क्या है, प्रतिरोध है, Z क्या है, प्रतिबाधा है। R जो है किसी परिपथ में लगा हुआ प्रतिरोध है और Z क्या है, पूरे परिपथ का प्रतिबाधा, यानी पूरे परिपथ का प्रतिरोध। ठीक, ओके। और एसी जनित्र, एसी जो जनित्र है इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको जो है डिटेल में थ्योरी करना है। और ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में जो परिणमन अनुपात होता है R बराबर वो होता है आपका NS, ठीक है, R NS अपान NP इक्वल टू ES अपान EP, ठीक है, या यही VS अपान BP भी होता है, लेकिन ये होता है IP/IS। ठीक है, तो ये परिणमन अनुपात जहां पे NS क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, NP क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ES क्या है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ES क्या है, प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, आगे बात समझ में। तो P फॉर प्राथमिक यानी कि पहला, S फॉर सेकेंडरी यानी कि दूसरा। ठीक, चलिए, तो ये जो है फार्मूला होता है ट्रांसफार्मर का, ये आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित करने पर जो सीरीज हमको प्राप्त होती है उसे हम वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर से समझिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, या वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के अनुसार घटते या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है, जो सीक्वेंस प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला, विस्थापन धारा क्या है। विस्थापन धारा की अगर हम बात करें, विस्थापन धारा क्या है, तो किसी परिपथ में, जैसे मान लो कोई परिपथ है, किसी परिपथ में परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण, किसके कारण, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा को हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। किसके कारण, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो किसी परिपथ में परिवर्ती वैद्युत धारा के कारण या परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। लिख लो परिभाषा, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा, उत्पन्न
धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। और इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं। आईडी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बटे dt, डी फाई ई बटे dt। ये डी फाई ई बटे dt ये क्या है, चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन है, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े बेटा अगले सवाल पर। बेटा वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। क्लियर है? आता कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ हाँ या ना। अगला है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तथा उसके अनुप्रयोग। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है अभी भी हमने बताया। उसके उपयोग की बात करें, जैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगों में आपके रेडियो तरंगे हो गई, एक्स तरंगे हो गई, इन तरंगों के क्या क्या उपयोग हैं ये सब तो आप बेहतर जानते हैं। जैसे एक्स किरणें हो गई तो चिकित्सा में हो गया, ठीक है, परावैंगनी किरणें हो गई, और फिर औरक्त किरणें हो गई, फिर माइक्रो तरंगे हो गई, फिर रेडियो तरंगों आपके दूरदर्शन टेलीविजन इन सब के प्रसारण में काम आता है। माइक्रोवेव जो आप घरों में माइक्रोवेव होता है जिसमें आप लोग खाना गर्म करते हैं, उसमें प्रयोग में आती हैं, उसमें जो चीजें यूज होती है वो माइक्रोवेव तरंगे होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, यूज दो लाइन का है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला, गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे r। ये गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र होता है और इस चीज को आपको करना है बेटा डेराइव। क्या करना है, इसे अच्छे से ड्राइव करना है लॉन्ग के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट। पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला यानी कि 1/f होता है आपका n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही क्या है, लेंस मेकर सूत्र है। यही क्या है आपका लेंस मेकर सूत्र है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट अगला, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी। ज्यादातर सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछी जाती है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अगर आपसे पूछे यम बराबर क्या होता है और कब, जब प्रतिबिंब आपकी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो क्या होता है माइनस BO अपान UO। ठीक है, माइनस BO अपान UO इंटू 1 प्लस D अपान FE। जहां FE क्या है, FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। किसकी फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ठीक, डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, VO क्या है अवदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और VO क्या है UO ये अवदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी। और यही अगर हम दूरदर्शी की बात करें तो दूरदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होता है यम बराबर वो क्या होता है FO अपान FE इंटू 1 प्लस D अपान FE। ठीक है, सॉरी एक मिनट, FE अपान D, FE अपान D। ठीक है, समझ में आया। FO क्या है नेत्रिका अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक, बात समझ में आ गई एकदम अच्छे से। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए इधर मान लीजिए आपका कोई कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, ठीक है, और इस साइड आपका है सघन माध्यम। एक चीज हमने आपको बताया, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और वो अपवर्तित हो, ठीक है, क्या होती है देखिए, ये आपका अभिलंब है, ये क्या है अभिलंब। जब कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। इस प्रकार से ये आपका अपवर्तन कोण R हो गया, ये आपतन कोण I हो गया। ठीक, अब सोचो अगर हम इस आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दें इस प्रकार से, तो ये अपवर्तन कोण कितना हो जाता है 90 डिग्री। कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो इस कोण को, इस आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण या सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण, ये कौन सा कोण है आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, अब बात यहां तक समझ में आ गई। अब देखो अगर इसी प्रकाश किरण को इसके आपतन कोण का मान हम क्रांतिक कोण से थोड़ा ज्यादा कर दें,
आपतन कोण का मान हम क्या करें, क्रांतिक कोण से थोड़ा ज्यादा बढ़ा दें, तब अपवर्तन कोण का मान और बढ़ जाएगा और बढ़ते बढ़ते ये वापस अपने माध्यम में लौट आएगा। तो अब यहां से जो ये वापस लौट आया ये बन गया बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब परिभाषा यहां क्या हो गई, यदि हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण के, यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें, आपतन कोण आई का मान किससे ज्यादा कर दें, क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें, तो वह प्रकाश किरण वापस अपने माध्यम में लौट आती है और इस क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, बोलो कितने बच्चों को पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छापो। क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 10th का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छापो, ये आपके लिए होमवर्क है, बताएंगे नहीं, ठीक है। कक्षा 10 का टॉपिक है, जल्दी से बताइए भाई कमेंट सेक्शन में। अरे जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट, हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो हाइगन्स की जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, हर एक तरंगिकाएं नई तरंगिकाओं का जन्म देती हैं और ये तरंगिकाएं सभी संभव दिशाओं में चलती हैं और अगर इन तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें कंपन करने वाले सभी कण समान कला में हो तो उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तो ये सब हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हो जाना चाहिए, बोलो हो जाएगा, करा चुका हूं, कई बार करा चुका हूं, बोलो हो जाएगा हाँ या ना, बोलिए। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके बाद आपकी केमिस्ट्री की भी क्लास है, ठीक है, तो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को कवर करना यानी पूरे बुक के क्वेश्चन को कवर करना थोड़ा सा जरूरी है, जिससे ये रहे कि हाँ पूरे बुक के क्वेश्चन को कवर किया गया। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप जान ही रहे हैं लॉन्ग वाली सीरीज आपकी चली रही, उसके अंदर हम आपको सारे डेरिवेशन कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यंग का प्रयोग। अब अगर हम यंग के प्रयोग की बात करें तो यंग के प्रयोग में केवल बेटा दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई है उसी चीज को आपको यहां पे निकालना है, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई। तो दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है x बराबर वो आपका होता है यम लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है ये दीप्त के लिए होता है, अदीप्त के लिए जो होता है x बराबर 2m माइनस 1 लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये होता है। ठीक है, और अगर फ्रिंज की चौड़ाई आपसे पूछ ले W बराबर, फ्रिंज की चौड़ाई अगर आपसे पूछ ले W बराबर तो किन्हीं दो कर्मागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाल लो, कितना आएगा भाई, ये आपका आ जाएगा लेमडा डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू लेमडा, ये दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई है। ठीक, ये फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। नेक्स्ट वही है, चौड़ाई के लिए सूत्र हो गया। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की अगर हम बात करें तो क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर मैक्स, ठीक है, इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू 0। ठीक है, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है और ये चीज बेटा आपके एग्जाम के लिए 100% फिक्स मान के चलो, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन आ रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जल्दी से। नेक्स्ट अगला, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, पूरा थियरी है, पूरा थियरी लिखना है इसमें। ठीक है, और जो आपके फिजिक्स का तांडव हुआ था इसके अंदर हमने आपके 3 चैप्टर कवर किए थे, उसमें ये चीज मैंने आपको बताया था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा और अगर जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट सेक्शन में छापो भाई। ठीक है, क्योंकि अगली क्लास आपकी केमिस्ट्री की है तो थोड़ा 2-4 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी देख लो कौन कौन सा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समस्थानिक समभारिक सम न्यूट्रॉनिक द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, यानी कि E बराबर डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, या द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, इसे आइंस्टीन समीकरण भी बोलते हैं।
प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में क्या होता है, जितनी बंधन ऊर्जा होती है न्यूक्लियनों की संख्या से भाग कर दो, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाती है। ठीक, अगला नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। जब भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में कन्वर्ट होता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और जब हल्के हल्के नाभिक मिलकर आपस में भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, पीएन संधि डायोड के उपयोग। पीएन संधि डायोड के उपयोग की अगर हम बात करें तो पीएन संधि डायोड के भैया दो उपयोग हैं। एक तो पहला पूर्ण तरंग दिष्टकारी, याद रखना ये क्वेश्चन आएगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और दूसरा अर्ध तरंग दिष्टकारी। यही दो उपयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, हाँ, तो इसी के साथ ये आपके पूरे बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए कंप्लीट बुक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट निचोड़ था वो मैंने आपको सामने जो है रखा। तो अब आगे देखिए, आप सभी लोग बेटा 10 दिसंबर शाम 7 बजे तैयार रहिएगा, क्योंकि इस दिन आप लोगों के लिए बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है और बहुत सरप्राइज भी मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इस हम लोगों ने क्या किया है, 15 लाख फैमिली जो है कंप्लीट किया है शुभम क्लासेस, यानी ये जो हमारा और आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल है शुभम क्लासेस, यानी एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग आपस में क्या करते हैं, आप अपनी सिलेबस की तैयारी करते हैं और उसको हम लोग अच्छे से तैयार करवा रहे हैं। आपके और हमारे मिलने का ये जो जरिया है शुभम क्लासेस, इसमें 15 लाख सदस्य कंप्लीट हुए हैं। इसके अवसर पर शुभम क्लासेस की जो ब्रह्मास्त्र बैच की प्राइस है उसको भी कम कर दी गई है, 799 कर दी गई है। तो जो भी 799 या 699 ऐसा ही कुछ हुआ है, ठीक है, कुछ प्राइस कम हुई है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं बैच से जुड़ जाएं, ठीक है। और जुड़ना कैसे है, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर सर्च करिए शुभम क्लासेस ऐप, आपको उस तरीके का ऐप दिखेगा। ऐप को लॉगिन करिए मोबाइल नंबर डाल के या ईमेल आईडी डाल के, ब्रह्मास्त्र बैच ओपन करिए, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट पेमेंट करिए, बैच से जुड़ जाइए। और अगर डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ देखिए आपको एक फोन नंबर दिया गया है शुभम क्लासेस का ऑफिशियल नंबर, इस पे कॉल मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीम आपको कांटेक्ट कर देगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।